डॉक्टर जी एच एलन ने अपनी जब बुक लिखी द क्रॉनिक मियाज़म, उसमें अपनी पहली लाइन एक लिखी थी कि हमारा जैसा संस्थान होता है वहां से वैसे विद्यार्थी पैदा होते हैं। और ये संस्थानों की देन रही हुई है। आज होम्योपैथी जिस मील पे खड़ी है, जिस इमारत पर खड़ी है, इसके लिए आप देखेंगे तो जिन्होंने कुछ लिखा है, जो किया है काम को, वो अपने अच्छे से अच्छे जो उनके प्रोफेसर रहे हैं, जो उनके टीचर रहे हैं, उन्हों से मिलकर के काम किया है। मैं ताजुब करता हूं जब डॉक्टर जे एच एलन ने अपना प्रीफेस लिखते हैं तो उसमें एससी एलन को इतनी बड़ी अहमियत देते हैं, कहते हैं ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा कलाकार, ऐसा फिलासफर, ऐसा दार्शनिक, ऐसा फिजिशियन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एक ने मियाज़म लिखा, अपनी मटेरिया मेडिका लिखी, पर इसके बाद उन्होंने कितनी उसकी गुणवत्ता को किया। तो मैंने इसलिए इस चीज को लगाया है क्योंकि हमारी संस्था पर हमारे विद्यार्थियों का जन्म होता है, और अच्छे जब टीचर होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, और अच्छे विद्यार्थी होंगे अवश्य अपने टीचर को भी मोटिवेट करेंगे, और दोनों के कोरिलेशन से मुझे विश्वास है कि वो संस्थान बहुत ऊंचाई का स्थान लेता है। यहाँ आने के लिए किसको नहीं लगता होगा कि मैं इस स्थान पे आऊं, इस संस्थान में आऊं, यहाँ से सीखूं, तो अवश्य ये चीज बहुत ही कीमत रखती है। नेक्स्ट, होम्योपैथी में आने का सबसे बड़ा मकसद है, हम बहुत सारी चीज बताते हैं, हम केस भी प्रेजेंट करते हैं, केस भी देते हैं, पर सबसे बड़ी बात यही होती है, एक बात आती है सामने कि क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है। अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपना पालन पोषण करता है, जीवन जीता है, उसके भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसको भी अपना ऋण चुकाना पड़ता है, और उसमें पैसा एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। पर मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको यदि इरादे पैसे का है तो होम्योपैथी ना करे, और आया है तो उसको पछताना पड़ेगा। पर यदि आप लक्ष्य को पकड़ के चलते हैं कि मैं पहले होम्योपैथी करूंगा, तो उसके दरवाजे पर पैसा कभी भी कम नहीं होगा, अथाह पैसा आएगा। तो यदि प्राइमरी उद्देश्य उसका मिशन होम्योपैथी है तो अवश्य उसको पैसा मिलेगा, अन्यथा वो बहुत ही मुश्किल का काम है। इसके लिए महान फिलासफर डॉक्टर एच ए रावर्ट ने अपनी पहले ही लेशन में इस चीज को लिखा है कि आप याद रखें कि यदि आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पर उसके पहले आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांतों पे खड़ा होने वाला साइंस है। जो हमारा होम्योपैथी है एक साइंस पे खड़ा है। मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब आप कभी लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर हेनीमैन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर रॉबी उनके काफी खास मित्र थे, बाद में उन्होंने एंटी ऑर्गेनल लिखा। तो डॉक्टर रॉबी लिखे कि इसमें तो मेहनत बहुत है, परिश्रम बहुत है, नेम फेम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो डॉक्टर हेनीमैन ने उनको लेटर लिखते थे, बड़ा स्टेप फॉरवर्ड डॉक्टर हेनीमैन के लेटर हमेशा हुआ करते थे। बोले डॉक्टर रॉबी, यदि आपको पैसा चाहिए, आपको कम मेहनत चाहिए, और कम मेहनत में आपको प्रतिष्ठा चाहिए, तो याद रखें आप तत्काल होम्योपैथी छोड़ दीजिए। ये होम्योपैथी मेहनत भी मांगेगी, सिद्धांत भी मांगेगी, और श्रम भी मांगेगी, तब जाकर के आपको प्रतिष्ठा और उपलब्धियां मिलेगी। नेक्स्ट, इस चीज पे आने के लिए अभी सर ने बताया कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वो भी तो व्यक्ति ही होगा ना, कोई दूसरा तो चीज नहीं होगा। तो क्या ऐसा खास रहा होगा? आप होम्योपैथी में जब कभी भी आते हैं तो बहुत सारे लोग डिग्री लेकर के चले जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करूं कि ना करूं, बहुत सारे उनके लिए दिक्कतें होती हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं 2011 में क्लिनिक की शुरुआत किया था तो ऐसा नहीं था कि क्लिनिक खोला और प्रैक्टिस होना शुरू जाए, मरी जाए। बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि प्रैक्टिस करूंगा, क्लिनिक चलेगी कि नहीं चलेगी, शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं। आज एक मरीज आया, 2-3 दिन आया ही नहीं, फिर मरीज फोन लगाएगा तो मैं क्लिनिक जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फिर धीरे 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 करके ताला लग जाता है और अल्टीमेटली दूसरा रास्ता ढूंढता है कि मैं क्या करूं। पर आप यदि होम्योपैथी करना चाहते हैं तो पहला नंबर आपका जो मोरल ढांचा है बहुत मजबूत होना चाहिए। उस मोरल ढांचा बनाने के लिए आपको होम्योपैथी किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपको स्पेशल कोई नहीं बोल रहा हूं, ये बुक्स लिखने का मतलब ये है कि जब तक आप दुनिया के जो लेजेंडरी मास्टर रहे हैं फिलॉसफी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या जिन्होंने इतिहास के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उनके आप जीवन को देखेंगे तो वहां से आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। मैं अवश्य यदि यहां पर खड़ा हूं तो मैं स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा ऋणी हूं। उन्होंने कई बार मुझे जगाया होगा। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है। मैं एनआरसीएम में था, मेडिकल ऑफिसर था, पर मैं जब उस समय पे भी गया था मेरे मन में यही खल रहा था कि क्या मैं होम्योपैथी कर पाऊंगा। जिस महान ओर पर मैंने हाथ रखा है इसको क्या पूरा कर पाऊंगा, और मेरा मन नहीं किया। मैंने कभी जीवन में सपने में दोबारा नहीं सोचा और मैंने उसको छोड़ दिया। तो किताबों का सहारा ये आपको एक ढांचा देता है,
एक आकार देता है, एक आपको ताकत देता है, तभी आप जाकर के अगली काम करेंगे। तो जब आप पढ़ने आए, कॉलेज में आए, तो आप अवश्य अच्छे से अच्छे लोगों की किताबों का जरूर अध्ययन करें। हम देखे हैं किताबें, नेशनल मंडेला, बाराक ओबामा ऐसे व्यक्ति थे, उनका एक किताब है आशा का सवेरा, और अब्राहम लिंकन, जीना सीखो, उनकी किताब थी नई जीत। अब्राहम लिंकन को एक बार किताब की जरूरत पड़ी तो अब्राहम लिंकन ने 60 किलोमीटर पैदल यात्रा किया उस किताब को लेने के लिए। उनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी, इतनी उत्कंठा थी कि मुझे किताबें लेना और पढ़ना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सोचिए, इतना अच्छा स्टाइपेंड आपको मिलता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपको मिलता है तो मुझे भी मिले, मुझे जो मिला था तो मिला ही। वो स्टाइपेंड आपके शुरुआती व्यवस्थित होने के लिए मिलता है, आपको किताब खरीदने के लिए मिलता है। आप उन किताबों को खरीदे, पढ़ना शुरू करें और बनना शुरू करें, तभी जाकर के आप मजबूती की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि अपना होम्योपैथी के साथ साथ आध्यात्मिक चीजों को, मोरल ढांचा को मजबूत करें। नहीं तो आपको जो चीज आज आप कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी क्लिनिक अच्छी चलेगी, कल वही कहता है यार क्या चलेगी, आप वहीं पे डाउन हो जाते हैं और आप हार जाते हैं। पर यदि आप अंदर से मजबूत हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात आती है, हर व्यक्ति मटेरिया मेडिका का कहता है कि सर मटेरिया मेडिका को कैसे पढ़ूं, कैसे समझूं, कहां से शुरू करूं, ये याद नहीं होती है। और याद करने का क्या उपाय है इसका कि मैं मटेरिया मेडिका को याद कर लूं। तो इसके बारे में मटेरिया मेडिका में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मटेरिया की ये मेडिसिन आज पढ़ी, एकोनाइट कल पढ़ी, जलसीमियम भूल गई, जलसीमियम पढ़ा, बेलाडोना भूल गई, बेलाडोना पढ़ा तो हमारी नक्सोमिका भूल गई। तो इसके लिए नेक्स्ट करिए डॉक्टर जेटी कैंट, ये बात ग्रेट मास्टर, उसने अपनी प्रीफेस में एक लाइन लिखी थी। मैं जब यूजी में था इस चीज को पढ़ता था तो मुझे लगा कि ये कहां से लिखे होंगे डॉक्टर कैंट, हमको सारे रास्ते लिखे हैं। उन्होंने लिखा है यदि आप मटेरिया मेडिका को याद करोगे तो कभी नहीं याद कर पाओगे, यदि आप याद करोगे तो सही काम नहीं कर पाओगे। मटेरिया मेडिका एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, एक लर्निंग सब्जेक्ट है, जिसमें दो टूल्स काम करते हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और रिपर्टरी। इन दोनों चीजों को जब बार बार हम देखते हैं, इनको अपने कहा जाए तो ऑर्गेनन और मटेरिया दोनों का जब हम सहारा लेते हैं, तो हमारी रिपर्टरी का सहारा लेते हैं, तो मटेरिया के कई सारे रहस्य खुलते चले जाते हैं। तो मटेरिया को आप कभी भी रटो नहीं। कई सारे ऐसे जूनियर हैं जब मेरे पास आते हैं तो पढ़ करके निकल जाते हैं। मैंने कहता हूं मेडिसिन को खाओ नहीं, रुको, धीरे से रुको। एक एक लाइन पर होम्योपैथी देती है, एक एक लाइन पर आप रुकोगे तो आपको बहुत कुछ देती चली जाएगी। एक लाइन को यदि आपने समझ लिया तो अगली लाइन आपकी क्लियर होती चली जाएगी। खास तौर से डॉक्टर विलियम बोरिक और एलेंस, ऐसी दो किताबें हैं कि यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो हर जगह पर आपको थोड़ा सा रुके, पहली लाइन को समझें, फिर अगली लाइन की ओर आगे बढ़े, तब जाकर के अगली किताबें तो जो है हम उसको पढ़ते ही है। पर इन दो किताबों को पढ़ने के लिए आपको हर पैराग्राफ को, किसी का इंट्रोडक्शन, किसी की लाइन जब अच्छे से समझते हैं तभी जाकर के हमारी कंप्लीट होती है। तो कम से कम आप उसको कभी भी याद ना करें, उसको लर्न करें। आप देखेंगे अर्निका मोंटाना ऐसी मेडिसिन लिखी है, आप एलेंस की नोट खोलेंगे, उसमें लिखा है कि पेशेंट को पैरालिसिस, आगे लिख रहे हैं कि पैरालिसिस में पेशेंट को क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड पैरालिसिस, ड्यूरिंग पैरालिसिस पेशेंट की पल्स फुल, हार्ड एंड स्ट्रांग। अब उस समय पे पैरालिसिस में पेशेंट है, यदि हमने उसका पल्स भी देख लिया, फुल, हार्ड, स्ट्रांग एंड लेफ्ट साइड पैरालिसिस, तो कम से कम हमारे दिमाग में क्विकली जाती है दिस पेशेंट इज अर्निका। तो एक ऐसे हेलोनियास का आप देखे होंगे, सर ऐसा है। पर डायबिटीज की कितनी सारी मेडिसिन है, पर हेलोनियास में क्या लिखा है, माउथ एंड लिप्स ड्राइनेस विथ कॉपियस एंड प्रोफ्यूज यूरिनेशन। पेशेंट का मुंह भी सूखेगा, प्यास भी ज्यादा लगेगी। यानी पेशेंट आके पहली लाइन में बोल दिया डॉक्टर साहब मेरा मुंह चिपकता है बहुत ज्यादा और यूरिन भी बहुत जाता हूं, पर हम उस चीज में सोचते हैं कि आखिर ये लिखा है, लिखा कि माउथ ड्राइनेस और ऐसा लिखा, पर नहीं, वहां रुकना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ये कह क्या रहा है हवाईकर। ठीक है, तो टू लर्न द मटेरिया मेडिका मोस्टर हेनीमैन ऑर्गेनन आफ्टर रिच सिम्प्टोमेटोलॉजी एंड ऑर्गेनन हैंड टू हैंड। आपके हाथ में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हमेशा साथ होना चाहिए। हम बोलता भी को ऑर्गेनन के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज है जहां पर हमको सिद्धांत मिलते हैं। डॉक्टर हेरिंग कहते भी थे कि यदि हेनीमैन का ऑर्गेनन हटा दिया जाए तो ठीक हम ऐसे
जैसे बिना सिद्धांत की जहाज, बिना सिग्नल के जहाज का पतन होता है, ऐसे होम्योपैथ का पतन होता है। तो सिद्धांत आपके हाथ में होना चाहिए। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि इन इंडिया द ग्रेट मास्टर डॉक्टर रमन लाल पटेल, हमारे गुरु कहते थे कि उनके जेब में हमेशा मेडिसिन 6th एडिशन की किताब हुआ करती थी, और उन्होंने ढेर सारा काम भी किया है। नेक्स्ट, अब मटेरिया हो, वहीं से मैं आ रहा हूं, मटेरिया या केस टेकिंग या केस हमको करना क्या पड़ता है जब अल्टीमेटली चाहे कहीं भी रहें, हम किसी भी रूप में रहें, विद्यार्थी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी अभी हमारा लर्न का टाइम है, और होम्योपैथी तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी लर्निंग के बिना काम नहीं होगा, कि उसको लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो जब कभी भी आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी चीज को हम अवेल केस को कैसे लें। A well taken case is how cure is taken, how work is done। मतलब हमने केस को सही तरीके से लिया है तो हमने आधा काम पूरा कर चुके होते हैं। और केस लेना अपने आप में इतना आसान काम नहीं होता है। पेशेंट से पूछ लिया, दे दिया, जहां पर यदि हमने उस चीजों को सही तरीके से नहीं समझा हुआ है, अनप्रिपेयर्ड ऑब्जर्वर होकर के, या जो हमने सिंबलिंग जो लॉजिकल टोटलिटी नहीं बनाई है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करता है। इसलिए याद रखें कि हमेशा एक सही पिक्चर, एक सही रास्ता हमको मिलना चाहिए। उसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं। नेक्स्ट, व्हाट इज केस। एक बार आप कहते हैं डॉक्टर केंट बहुत अच्छी केस टेकिंग करते थे, मेंटल, फिजिकल जर्नल, थ्रस्ट, डिजायर, एवर्जन, ढेर सारी चीजों को नोट करते थे। जैसे हम लोग केस टेकिंग करते हैं और खासतौर से जब कॉलेज में होते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, खूब सारा जब 2-3 पेज लिख लूंगा और उसमें कुछ न कुछ इधर उधर कर दूंगा तो एक मेडिसिन जरूर निकल आएगी और बता दूंगा कि ये मेडिसिन निकल रही। डॉक्टर केंट का एक विद्यार्थी था, डॉक्टर केंट के पास अपने केस को लेके जाता है, और कितने पन्ने की केस्टिंग किया था, लगभग मिनिमम 3 पेज की केस्टिंग किया था। तो 3 पेज की केस्टिंग ले जाकर के, जब काफी ज्यादा था 3 पन्ने का, क्योंकि उसको तो इसके पहले तो जैसे हम लोग खगाले रहते हैं कि प्यास भी लिखो, भूख भी लिखो। एक तो आ गया सीपिया जैसा इंडोलेंट, तो कुछ भी नहीं देता, उससे बोलोगे कि प्यास, उससे बोलोगे पेट कैसा साफ होता है, उससे बोलोगे कि भूख लगती है, यानी कुछ भी नहीं उसके पास, गले की जगह में और एक हाइपोकांटे का गया तो आपको लगेगा जैसे शेर को शिकार नहीं मिल जाता है, ऐसे आपको मिल जाता है। वो इतने सिम्टम्स आपको भरता चला जाएगा। हाँ सर हमने अच्छा पूछा, माइंड में भी हमको ऐसे लगता है हेडेक हमारा सुबह। अच्छा भूख कैसी, अरे बस आपने सही बोला, मुझे कभी मीठा कभी। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि ये बहुत रंग बिरंगे सिम्टम्स को आपको बाद में क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो बोला है ये सच में सारे इंपॉर्टेंट देते हैं या नहीं देते हैं, इनको आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 पेज की केस टेकिंग में जब डॉक्टर केंट के पास वो केस लेके जाते हैं तो केंट यही कहते हैं कि ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर केंट उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं इसमें कुछ पिक्चर ही नहीं बन रही है, ना तो इकोनाइट की, ना ब्रानिया की, ना जल्जीमियम की, ना बेलाटोना की, इसलिए केस ही नहीं है। केस के लिए एक लॉजिकल असेंबलिंग होनी चाहिए, लॉजिकल पार्ट होना चाहिए, जिससे एक चित्रकार जैसे चित्रकारी को बना देता है, इस टाइप का जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस केस टेकिंग के लिए हमें आर्गनन इंट्रोडक्शन से लेकर के, अभी आर्गनन की एक बुक है, आप थोड़ा सा आपको टफ लगती होगी, विशल हो, आरी दर्जन, कमेंट्री ऑन आर्गनन, डॉक्टर बीके सरकार, ये किताबें थोड़ा टफ लगती होगी, पर आप एक मिस्टर बिंडाओरेली की किताब अभी है लेटेस्ट में, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मतलब कोई उसमें उन्होंने अपना एक भी शब्द नहीं डाला है। मुझे लगता है जैसे आरी दर्जन ने अपने 50 वर्ष लिए थे डॉक्टर हेनीमैन की आर्गनन को ट्रांसलेट करने में, 2 बार उन्होंने ट्रांसलेशन किया है आर्गनन मेडिसिन का। सेम इसी कंडीशन में ही वाज द पीएचडी मिस्टर बिंडाओरेली, उसने पूरा अपना टाइम ही दिया डॉक्टर हेनीमैन की आर्गनन को ट्रांसलेट करने में, और काफी अच्छी किताब है। मतलब आप देखेंगे उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है बहुत ही जी, फिर जाकर के आप दर्जन को पढ़ सकते हैं। तो ओरेली का जो आर्गनन है उसको आपको पढ़ना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द में मिक्सअप नहीं, जैसा आर्गनन वैसा आर्गनन उन्होंने लिखा है। तो सरलता, जब हम किसी चीज को आर्गनन खोलते हैं, फिर कोई फुटनोट खोल दिया, फुटनोट ही पता नहीं कहां से उठाना है, फिर या तो वही जैसे पूछा जाता है फर्स्ट मिशन ऑफ फिजिशियन, वही बस याद कर लिए कि पूछा जाएगा बाइबा में, द फिजिशियन हाई वन मिशन आई, बता दिया बस। इसके अलावा फिर सेकंड वाला तो भूल ही जाता है व्यक्ति को। बट आपको इंट्रोडक्शन क्या, और आप किसी भी किताब को पढ़ें उसकी आप प्रीफेस से शुरू करें।
किताब का प्रेफेस उसकी जान होती है। आप देखेंगे डॉक्टर हेनीमैन के पांचों प्रेफेस में आपको बहुत कुछ मिलेगा। उनके साथ किसी एक दोस्त का नाम लिखा है, कैसे संघर्ष के साथ हुआ ये किताब, और प्रीफेस में ही उनके एक्सपीरियंस छुपे हैं, प्रीफेस में ही उनके सिद्धांत छुपे हैं, प्रीफेस में उन्होंने होम्योपैथी की सही डिफिनीशन डाली है। तो किताबों को जरूर सही तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट से वही बात जो आपको मैंने बताया कि एक पोर्ट्रेट बनना चाहिए, जैसे फर्स्ट नंबर 6 में लिखा है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स एक पोर्ट्रेट है, एक पिक्चर है जिसको हम बना करके और दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कुछ पीछे खड़े मेरे अंदाज से कहीं जगह खाली है, इसे बीच बीच की चेयर में यहाँ पे लग रही है, वहां पे बैठा दो उन लोगों को। यहाँ पे बीच में खाली है कहीं जगह, इस पे ये 2 चेयर यहाँ पे खाली है, जो पीछे खड़े हैं इतने बच्चे उनको बोलो इधर पे बैठे हैं। कुछ जगह चेयर खाली है, वहां पे कवर करवा दीजिए, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि पीछे खड़े हैं बेचारे बच्चे। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज एक अच्छे फिलासफर हैं, एक अच्छे डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज एक अच्छा उन्होंने फिलॉसफी लिखी है, थोड़ी उनकी इंग्लिश टफ है। उन्होंने अपने केस टेकिंग में एक लाइन लिखी है, आप जरा हो सकता है आप लोग जानते होंगे। देखिए मैं कोई नई चीज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नया कुछ भी नहीं होता, केवल हम उस चीज को समझा सकते हैं और आपके दिमाग में उसको मैं चाहता हूं कि प्रभावशाली ढंग से कुछ चीजें हो जो चली जाएं, और इसके अलावा नया कुछ भी नहीं होता। हमेशा सिद्धांत में ये चीज होती है, सिद्धांत को हम कैसे समझ सकते हैं ये बड़ी बात होती है। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एक दुष्टों की गैलरी की तरह है जिसमें दुनिया के सभी रोगग्रस्त बदमाशों के चित्र टंगे हुए हैं। ये कितनी महान लाइन है, आप इसको समझिए कितना अच्छा लिखते हैं लोग कि मटेरिया मेडिका एक दुष्टों की गैलरी की तरह है जिसमें दुनिया के सभी रोगग्रस्त बदमाशों के चित्र टंगे हुए हैं। यानी हमारे पास जो चीज रखी हुई है हम क्यों करते हैं, मतलब हम कोई उसमें से ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें हम बहुत किसी को अपराधिक काम करते हैं, मतलब हम उसमें से किसी मानवता का काम करते हैं, पर पहले हमने बना डाला है उस चीज को। तो जो हम बदमाश पकड़ेंगे उसको हम उससे सिंबल करेंगे, यही मटेरिया मेडिका की सही परिभाषा है। चाहे वो कोनाइट का बदमाश मुझे मिले या बेलाडोना का मिले, यानी रोगग्रस्त को उन्होंने इस भाषा में कहा है, उसको समझिएगा। बहुत अच्छी शब्दों की उन्होंने प्रणाली इस्तेमाल किया है कि जो दुष्टों की गैलरी है जिसमें सभी रंग बिरंगे जितने भी बदमाश है उनके चित्र टंगे हुए हैं। अब हम चित्र को कैसे पकड़ते हैं, नेक्स्ट करिए। जब आप किसी बदमाश को पकड़े तो उसके चेहरे की विशेषताओं की तुलना चित्रों से करें, फिर उसे उसकी दवा लेने के लिए कहें। सभी बदमाशों को पकड़ने वालों की तरह जब हम ड्यूटी पर होते हैं, यानी जब हम कार्य पर होते हैं, जब हम केस टेकिंग करते हैं, उस समय पर हमारे दिमाग में यदि ये रहे कि हम बिजनेस भी कर लें, शेयर मार्केट भी खेल लें, घर की भी दुनियादारी भी कर लें, मकान भी बनवा लें, भौतिक काम भी कर लें, ये बड़ा असंभव है। डॉक्टर हेनीमैन के हिसाब से बड़ा कीन ऑब्जर्वर चाहिए। कीन ऑब्जर्वर ठीक वैसा ही होता है जैसा एक छोटे से बच्चे की गेंद गुम जाए और वो ढूंढता है कि कहां मिलेगी मुझे, इधर से उधर, पता उस समय कितना कंसंट्रेट होता है। आप सोचना एक बच्चे को देखो, आप जीवन में कंसंट्रेशन देखना हो तो एक बच्चे से देखो क्योंकि उसका माइंड बड़ा फ्री होता है। उसको चुपचाप आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कर क्या रहा है, उस समय उसको कुछ भी पता नहीं चलता। 3 बार आप आवाज लगाएंगे क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसको गेंद के ढूंढने में लगी होती है। जब आपके पास मरीज आए उस समय 3 बार मोबाइल भी चला ले, 2 बात भी कर ले, हाँ इसको दे दो जल्दी से दवाई दे दो ना, टमसम भेज दो, ऐसे नहीं होता है। आप उस समय पर मरीज बड़े कम शब्दों में, हम मैक्सिमली, मैडम ने मुझे एडवाइस किया, अभी गाइड है, मैंने बहुत सारे इसमें से शुरुआती चलते हुए केस भी लगाया हूं, केस को समझाया भी हूं, पर मेरा उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे उनकी ओर मैं बढ़ूं। तो जब आप देखते हैं, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो हमारी सभी इंद्रियां सतर्क होनी चाहिए, हमारा दिमाग साफ होना चाहिए, हमारी तार्किक क्षमताएं तीव्र होनी चाहिए, हम सहानुभूति और पूर्वाग्रहों को स्थिर रखना चाहिए। मैंने किसी भी चीज को हमारे दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तभी उसकी कीमत समझेंगे। रोगी बिना किसी सहायता के आमतौर पर केवल मोटे
ये लाइन बड़ी कीमती है। रोगी को ये थोड़ी पता है कि मैं डायबिटीज में कुछ और बताऊंगा कि डॉक्टर साहब मेरे तलवों में जलन होती है, मुझे सर दर्द होता है, या मुझे चक्कर आता है, या डायरिया में थोड़ी बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे डायरिया के पहले उल्टी लगती है, या स्टोन का पेशेंट आएगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे पसीना आता है, या स्टोन में डॉक्टर साहब मुझे। ये देखिए कितने अच्छे शब्दों में लिख रहे हैं कि रोगी बिना किसी सहायता के आमतौर पर केवल मोटे अशब्द कथन अपरिष्कृत सामर्थ्यताएं एकल ठोस और कुछ विवरण मात्र में निराकार द्रव्यमान ही देगा। मतलब उसको अब हम 5 साल प्लस 3 साल प्लस 10 साल में हम होम्योपैथी हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मरीज जो पहली बार आया उसको इससे मतलब नहीं है, वो हमेशा मॉडर्न वर्ड ही इस्तेमाल करता है। डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन है, अब वही डॉक्टर भी या कोई बोलेगा डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन की दवा बता दीजिए एक दो, तो ऐसे नहीं होते। वो शब्द जरूर इस्तेमाल करता है, जब आप उससे पूछते हैं तो सही तरीके से आप उसको जब कोरिलेट करते हैं तो आपको एक बहुत सही कहानी मिलती है, तब जाकर के आपको क्लियर होता है पेशेंट का इल्यूमिना का कॉन्स्टिपेशन है, नक्स भूमिका का है, कि कैल्केरिया कार्ब का है ना, मैक कार्ब का है, जो कोई भी मेडिसिन हो तब आपको क्लियर होता है। जो प्रशिक्षित पर्यवेक्षक होते हैं यानी जो डॉक्टर होते हैं, कुशलता के साथ कथनों का विश्लेषण पूरा करता है, विवरण सामने लाता है, पूरे को जोड़ता है, मामले को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से बनाता है, इसे पूर्व विचार के अनुसार एक विशिष्ट रूप देता है। यही कला है और यही सच्ची कला हमेशा वैज्ञानिक होती है। जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे तब तक कैसे उसको आप कोरिलेट करेंगे। यानी जो हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने अनुभव से प्राप्त किया है, जब तक इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे तो क्या संभव है कि हम रोगी को ठीक कर ले जाएंगे। इन इंडिया अभी चीफ जस्टिस ऑफ अवर इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सर ने का एक बार आर्टिकल आया था, मैं एक दिन उसको सुबह पढ़ रहा था। उन्होंने एक जब पूछा उनसे कि ये बताइए कि सबसे बड़ा टास्क क्या आपने पाया पूरे इस टाइम में, उन्होंने बोला कि मैं कभी भी जब केस को कोई, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में होता हूं, हमारे सामने जब लॉयर हमसे बहस करता है या मुलजिम आता है, बोले कि मेरी उस समय लड़ाई कुछ नहीं होती, जब मेरे टेबल पर फाइल आ जाती है और मैं शाम को जब उसका एनालिसिस करता हूं दिमाग में, तो असली लड़ाई मेरी तब शुरू होती है। एक होम्योपैथी की असली लड़ाई मतलब होम्योपैथी को ऑब्जर्वेशन, जब मरीज चला जाए तो वो सोचे कि हमने क्या लिया है, क्या खोया है, क्या नहीं ले पाए हैं, और इसके लिए उसको यही चीज है। घुटना दर्द लिख दिया, नी पेन अपने से बना, यदि ये लिखे होते घुटने में सूजन थी। अब वो जब हम अच्छे से मटेरिया को समझेंगे, यही पे डॉक्टर केंद्र की जो बात हमने ऊपर बोली थी कि हमारा यही मटेरिया का ज्ञान हमको सही रास्ता देता है कि यदि हम उस चीज को पहले से अच्छे से ऑब्जर्व किए रहेंगे, आर्गुमेंट को सही तरीके से समझे रहेंगे, तब हम जाकर के उस मरीज को प्रॉपरली जैसा चाहिए उस तरीके से हम उसमें केस को नोट करते हैं, अन्यथा बहुत ही असंभव होता है। तो आपकी असली लाइफ पेशेंट के जाने के बाद सोचे ना कि आज इस पेशेंट में हमने क्या छोड़ा है, क्या चीज हमसे गलती हुई है, जो हमको अगले टेस्टिंग में पेशेंट आएगा तो हमको ये चीज समझना है। यदि आपके पास एक पेशेंट डायरिया का आया है तो मैं कहता हूं कि यदि आपके पास बेल्स रखी है, बोरिक रखी है, केंट रखी है, क्लार्क रखा है, एक बार अब उसका डायरिया देख लेते, वो तो मरीज है बोल के ही जाएगा कि डायरिया लग रहा है। अरे डायरिया पेशेंट हो सकता है पीला था, हरा डायरिया था, डायरिया के पहले दर्द था, डायरिया के बाद सुस्त था, ये तो पूछा ही नहीं। अच्छा दूसरी चीज इसको क्या खाने से हुआ होगा ये भी तो मैंने नहीं पूछा। पेशेंट तो चला गया, मैंने तो उसको दे दिया पोडोफाइलम, भाग गया, क्योंकि एक ही दवाई जानते थे पोडोफाइलम डायरिया में अच्छा काम करती है। पर यदि हो सकता है पोडोफाइलम हमारी दी हुई तभी काम करेगी जब अगली बार हमें सतर्क रहेंगे कि हम कम से कम उठा करके डायरिया का एक कम से कम बोरिक रिपर्टरी का भी एक पार्ट देख लेंगे, उसका काजेशन, उसका कॉन्कामिटेंट, उसकी मॉडलिटी, जो कुछ भी है हम देख लेंगे, तो हमारे लिए अगली बार के लिए हम तैयार रहेंगे कि पेशेंट से कम हम उसको सही तरीके से जो ये मोटे शब्दों का उसने इस्तेमाल किया डायरिया, हम क्लियर कर लेंगे कि हम जाना कहां चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर इबिनेस, ये मटेरिया मेडिका के बहुत ही इन्होंने लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स लिखी, रेस्पिरेटरी पे लिखा, टाइफाइड पे लिखा, अच्छा लिखा इन्होंने। और डॉक्टर गरेंसे और डॉक्टर एलेंस, ये 3-4 लोगों की खासतौर से उनकी मटेरिया मेडिका की खासियत ये थी कि प्यूरा को समझना इतना आसान नहीं था। मटेरिया मेडिका प्यूरा अपने आप में बहुत प्योर मटेरिया मेडिका थी, और प्योर मटेरिया मेडिका को केवल कोई समझा होगा तो महान हेरिंग समझा होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी फिर नई धारणा बना करके मटेरिया को सरल किया। तो इबिनेस कहते हैं कि मैंने ढेर सारे सिम्टम्स लिखे थे
उनकी मैंने कटाई छटाई की, उनकी बहुमूल्यता को समझा, उनकी मूल्यवान कीमत को समझा। और करने का मतलब मेरा नहीं था कि उनकी मैंने अवहेलना करके इसको छोटा किया हूं। मेरा करने का एक ही मकसद था कि जो हमारे आने वाले विद्यार्थी हैं, जो नए हैं, जो इसमें प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम शुरुआती टाइम में एटलीस्ट शुरू करने के लिए कुछ न कुछ स्ट्राइकिंग मार्क सिम्टम्स होने चाहिए। और यही काम आप देखेंगे डॉक्टर गरन से फिलाडेल्फिया में शुरू किया। वो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। उन्होंने जब उनके पास केसों की भीड़ लगने लगी तो उन्होंने सबसे पहले की नोट मटेरिया मेडिका का निर्माण किया। वो मटेरिया मेडिका ऐसी थी कि जो बार बार कैरेक्टरिस्टिक इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम सबसे हायर थी, उसको वैल्यू देते चले गए। प्रूविंग के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान, क्योर के दौरान जो पॉइंट निकाला था वो सबसे ऊपर रखा। बाद में डॉक्टर एस.सी. एलेन आए, उसको एक नया आकार दिया और उसका नाम जो पड़ा एलेन्स की नोट का, आप समझते होंगे, उस किताब का नाम है एलेन्स की नोट कंपैरेटिव विथ, देखेंगे आप, कंपैरेटिव ऑफ द लीडिंग रेमेडी, सम लीडिंग रेमेडी। यस, गरनसे ने अपनी किताब में थ्रूजा का कैरेक्टरिस्टिक लिखा तो फिर उसके साथ कंपेयर नहीं किया था। बट डॉक्टर एस.सी. एलेन ने क्या किया कि उन्होंने की नोट तो लिखा बट कंपैरेटिव ऑफ सम लीडिंग रेमेडी, यानी यही उनकी किताब का नाम है। जो दवा उसके साथ दौड़ रही थी, जो दवाई उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रही थी, यदि लगता था कि ये आर्सेनिक है, ये पेशेंट को गैंग्रीन है और सिकल का है, तो उन्होंने वहीं पे डाल दिया कि आर्सेनिक को आप देखेंगे तो गर्म से उस पेशेंट को आराम मिलेगा और सिकल कार को देखेंगे तो ठंडे से। उन्होंने चाहे मॉडलिटी के कंपेयर में, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के कंपेयर में, चाहे किसी भी रूप में उस चीज को उन्होंने समझाया है। तो इतने छोटी किताब को खोलेंगे आप तो बड़ा विशाल आकार लेती है, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग चीजों को लिखना शुरू किया और हमको सरलताएं दिया। तो जब आप मटेरिया मेडिका की शुरुआत करते हैं तो इंडियन भीष्म पितामह कहा जाता था डॉक्टर एस के दुबे को, है ना। डॉक्टर एस के दुबे और भोलानाथ चक्रवर्ती जैसे होम्योपैथ हिंदुस्तान में जो पैदा हुए, हमारे भारतीय होम्योपैथों में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिन्होंने काम नहीं किया है। कहते हैं कि डॉक्टर एस के दुबे और भोलानाथ चक्रवर्ती का अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीने का टाइम लगता था। 6 मंथ से ज्यादा के समय लगते थे, ताजुब करोगे आप। तो डॉक्टर एस के दुबे के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एलेन्स, देन बोरिक, देन जाकर के हमको क्लार्क, टीएफएलएन, हेरिंग्स, है ना, इनको देखना चाहिए। ईबी नेस का अगर यदि इजी आपको वर्जन देखना हो तो आप एक इंडियन बुक्स है, आप देखेंगे कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर एल.सी. घोष, हिंदी में लिखी गई है, बांग्ला में और हिंदी में 2 भाषाओं में लिखी गई, कोई भी कमी नहीं थी। 1893 में यूएसए से वो एमडी थे डॉक्टर नारायण चंद्र घोष, है ना, उन्होंने इस किताब को लिखा। मैं भी ये मानता था कि हिंदी में लिखी होगी, मैं तो अंग्रेजी ज्यादा पढ़ लिया हूँ, हिंदी में क्या, पर गजब की किताब थी उनकी। 2, द प्रिस्क्राइबर ऑफ होम्योपैथी और दूसरी द कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर एल.सी. घोष। प्रिस्क्राइबर में एक चीज मैंने सबसे ज्यादा जो सीखी, जब मरीज आता है, डायरिया का मरीज आ गया या उल्टी का पेशेंट आ जाए, खांसी का पेशेंट आ जाए, किसी भी चीज का पेशेंट आ जाए, उन्होंने उसके आगे उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से दिया है कि पानी कैसा दो, खाने में क्या खाना दो, साबूदाने की खिचड़ी दोगे, सूजी का हलवा दोगे, दाल का पानी दोगे, चावल दोगे, हर जगह पे उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोगों के केस बताए कलकत्ता के उस समय पे, तो कम से कम हमें पता होना चाहिए कि देखेंगे आप बहुत कंपेयर किया। ईबी नेस का सेम, ईबी नेस की खासियत थी कि ठीक वैसे ही काम किए हैं जैसा डॉक्टर एस.सी. एलेन ने किया, थोड़ा उसका ब्रीफ रूप दे दिया, समझा दिया। वहां पर कोनियम का बर्टाइगोल लिख रहे हैं तो उसके नीचे पर उन्होंने पल्साटिला का, थेरिडियम का, फास्फोरस का, ब्राउनिया का, सभी का बर्टाइगोल उन्हें समझाते चले गए हैं कि इसके नीचे क्या होगी। हम उस किताब की ऐसे अहमियत समझता हूं, मैं आपको बताता हूं। हमारा बेटा बहुत छोटा था उस समय पे, 2017 की बात है, 1 साल का रहा होगा। तो मैं उस समय एमडी में आ गए थे, हम एमडी कर ही रहे थे, 2016 में आए थे। तो मैं भाई का फोन आया कि मैं क्लिनिक पे था कि इसको जो तो उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है और तुम आ जाओ इसको दवाई लेकर के। बोले ठीक है, मेरा 9 बजे टाइम भी हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि वहां से मैंने 3 दवाई बनाई थी। मैंने पहले उसको बनाया एथुजा साइनेपियम, दूसरी दवाई हमने बनाई थी पोडोफाइलम, हमने बोला कि, और तीसरी आर्सेनिक और इपिका, 4 दवाइयां लेके आए। हमने बोला ठीक है इसको देता हूँ, बच्चा हमारा था, सबसे ज्यादा प्रिय तो हमें ही था कि इसको पहले क्या दे दूं। तो हमने बोला अच्छे से उल्टी कैसे हो रही है, बोली ये जो है तो बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है और जो है तो
ये देखो इसको दूध निकल रहा है। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, इतनी दूध की उल्टी कर रहा देखता हूँ। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा किताब खोला। हमारी आदत होती है कि जब मैं कभी केस में फंसा हूँ अपने 12 साल में, तो मैंने किसी को दुनिया में फोन नहीं लगाया होगा। मैं पूरी उस चीज को अपनी किताबों से उसको सरलता के साथ, चाहे जितनी मुझे किताब पे जाकर के ध्यान देना हो, पढ़ना हो, क्योंकि मुझे पता था कि अंतिम सहारा मेरी किताब ही होगी, उसका मुझे रास्ता किताब ही ढूंढ के देगी। तो मैं उसको पढ़ने लगा। तो भाई बोली कभी तुम पढ़ के नहीं रहे हो क्या? तो भाई उसको दे दो, उल्टी हो रही। तो मैंने बोला भाई दे रहा हूँ, रुकोगे थोड़ा सा, समझो तो क्या देना है। बोली अभी तक पढ़े क्या हो तुम? जो तो हमने बोला थोड़ा। फिर मैंने बोला एथुजा में लिखा था, ऑनेस्टली मैं उसके पहले नहीं जानता था ना, इतनी गहराई में उस मटेरियल एरिका को मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा लार्ज कर्ड लाइक वोमिटिंग, ये सब जानते होंगे पर मैं नहीं जानता था उस समय पे। तो मैंने बोला क्या जितना, अरे बोले दूध क्या, इसको 2 चम्मच दिया, इतनी पूरी देख लो उल्टी कर दिया, अभी भी एकदम से फटी फटी उल्टी कर। अरे हम बोले बस बस एथुजा इसको दो। तो एथुजा दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और ऑनेस्टली हमारे यहाँ बहुत सारे जूनियर आते हैं, जानते भी हैं कि हम जल्दी एलोपैथिक तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि मैं कभी खा सकता हूँ, क्योंकि सब ठीक ठाक है तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद मैंने इबिनेस को बहुत अच्छे से पढ़ा उस किताब को, और बहुत कुछ उसमें से मैं पाया जो है, तो एक नोवेल की तरह है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं पढ़ते चले जाऊँ, 1 पेज 2 पेज 3 पेज। और इन्हीं किताबों में आपको चीज और मिलेगी। आपको मैं बताऊं, इबिनेस की पहली मेडिसिन लिखी है नक्श भूमिका। नक्श भूमिका के दूसरे तीसरे पेज में डॉक्टर डनहम का नाम डाला हुआ है। डॉक्टर डनहम नक्श भूमिका को और ब्राउनिया को इतना क्लियरली क्लासिफाइड कर रहे हैं कि ब्राउनिया के अंदर म्यूकस, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ड्राई हो जा रही, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और नक्श भूमिका में इरिवर्सिबल इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से, इसीलिए वो एक बार जाएगा, फिर रुकेगा, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, फिर दूसरी बार जाएगा, तीसरी बार जाएगा। हम इन लोगों से पढ़ करके या बिब्लियोग्राफी इनकी पढ़ करके हम इनकी किताबों को चुराना सीखा कि यार डनहम है कौन, देखूं तो थोड़ा। तो अभी सर ने देखे होंगे, आपने एक लेक्चर लिया था, आप कभी भी डॉक्टर डनहम को पढ़िए, द साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स। उनकी शुरुआती टाइम में आप देखेंगे तो मैक्सिमली डनहम ने हाइजीन पर इतना अच्छा प्रकाश डाला है कि एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा वोमिट कर रहा था, पर हाइजीन मेंटेन करने की वजह से बच्चे की वोमिटिंग रुक गई। तो डनहम ग्रेट था, बहुत कम उम्र के रहे डनहम, जो तो अप्रॉक्स 40 ईयर क्रॉस नहीं किया डॉक्टर डनहम ने, पर बहुत कुछ होम्योपैथी में उन्होंने प्रकाश डाला, उनकी मटर मेडिका एंड वेल द साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स। तो उसको आप पढ़िए। तो इन किताबों से आपको कोई पूछे सर किताब कौन सी अच्छी है, तो किताब आपको सारी किताबें, और किताब में कहूंगा जब आप कभी भी लें तो 1950 के पहले की जो किताबें लिखी गई, चाहे वो इंडियन हो होम्योपैथी की, चाहे वो आप किसी भी दुनिया के होम्योपैथी में जाएंगे, आप उनकी किताबों को जरूर पढ़ें, क्योंकि उन्होंने उसमें से जो रखा है वो बड़े परिश्रम के साथ अपना अनुभव निचोड़ करके रखा है। तो उन किताबों को जरूर पढ़ें, आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं से, यदि आपके अंदर जुनून होगा। अभी हम एमडी के टाइम में थे तो हमारे पास जो किताबें नहीं है, तो हम उसको किताबों को हमने गूगल से ट्रांसलेट उसको निकलवा करके फिर उसको मैंने बाइंडिंग करा के रखा है। जैसे कलकत्ता जर्नल्स ऑफ होम्योपैथी किताब नहीं मिलती कॉलेज में, वो वहां पर बेरेंगे, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त जैसे होम्योपैथों के केस देखने को मिलते हैं। उन केसों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि कैसे करते थे, क्या काम करते थे, हमारा जो प्रिवाइजेशन है उसको हमारे दिमाग से हटाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि यदि हमको प्रैक्टिस में आना है, इबिनेस की लाइन थी कि हम 2 तरीके से टोटालिटी बनाते हैं, या तो हमें करेक्टरिस्टिक मिल जाए, तो ये इबिनेस की टोटालिटी, ये भी नक्श भूमिका के लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। देखिए कोई भी चीज में जो जोड़ा हूं अपने स्लाइड में, या जो कभी भी हम सेमिनार लेता हूं, तो हम बिना अथर के, बिना स्टाल वर्ड्स के एक भी लाइन बोलने की क्षमता नहीं रखता हूं, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन खुद कहते थे कि अपरिपक्व और नासमझी बात समाज के लिए बहुत ही नुकसान देती है। तो ऐसी बातें ना कही जाए जो हम अपने मन से मनगढ़ंत बना करके बोले और आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। इससे अच्छा मौन रहना ज्यादा अच्छा है। तो आप देखेंगे एक लिखा टाउट असेंबली, एक तो करेक्टरिस्टिक मिल जाए, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन का तरीका है, दूसरा है टाउट असेंबलिंग। टाउट असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि जब आप देखेंगे कि आपके पास कोई रास्ता नहीं, बे एक ट्रैक, जैसे दलाल होता है पॉइंट देता है, उस रास्ते से जाकर के आप मेडिसिन को निकाल सकते हैं और दे सकते हैं। नेक्स्ट,
किसी भी केस को प्रिस्क्राइब करने के लिए केस टेकिंग, केस को परसीविंग, इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, केस एनालिसिस और प्रिस्क्रिप्शन तक ये रास्ते पर पकड़ते हैं। और इस पे अपन फिर बात करें तो इस पे खूब सेमिनार होते हैं, केस टेकिंग, केस परसीविंग, इवोल्यूशन। इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, पर इतना बताऊंगा कि इन्हीं रास्तों से अपन निकलते हैं, देते हैं। क्या करते हैं केस टेकिंग में? लिस्ट करना। इन इंडिया द ग्रेट मास्टर डॉक्टर जी एन कांजीलाल सर, ये कहते हैं कि होम्योपैथी में इनका बहुत बड़ा नाम रहा, और इस महाविद्यालय में एक ऐसे आधार स्तंभ जो अब नहीं रहे, प्रोफेसर डॉक्टर पी एस सिन्हा सर। हम लोग बड़े भाग्यशाली थे उस समय पर, वो रिपट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और जब कभी भी हम लोगों की एक क्लास लगती थी तो एक डिपार्टमेंटल हुआ करती थी, इंटर डिपार्टमेंटल, तो कभी मैडम ने कभी सर ने, ऑनेस्टली मैंने जो दुनिया के अच्छे स्टालवर्स थे, डॉक्टर कांजीलाल, डॉक्टर बीके बोस, उन सभी का हमने जो नाम है जो है तो मैंने प्रोफेसर डॉक्टर पी एस सिन्हा सर से सुना था। और शर्मा सर की इच्छा उनके लिए ताली बजाएगा, वेरी ग्रेट फिजिशियन, बहुत डेप्थ नॉलेज था सिन्हा सर में, बहुत नॉलेज था। एक बार हमें याद है, हम एक सर को जो तो दवाई दिए थे, तो अगले दिन बोले तिवारी जी इधर आइए, क्या दवाई दे के आए हो? तो मैंने बोला सर ये दिया। बोले कहाँ से पढ़े हो? तो मैंने बोला ऐसे। तो अच्छा, दूसरी बात थी कि सर कभी क्वेश्चन नहीं करते थे, और बहुत छोटे में क्वेश्चन छोड़ दिया करते थे। अब उसको आप 2-3 दिन भी सोचोगे कि उसका उत्तर निकालू किताब में, तो बड़ा मुश्किल पड़ता था कि निकाल लेना। वो ऐसे बैठे रहते थे, कहीं पूछते थे कि ये अमेरिकन सेक्रेटरी फास्फोरस में लिखा है, क्या है इसका मतलब बताइए। और बहुत अच्छा उनकी जो नवत्ता, जो उनका डेप्थ, जो उनकी गहराई थी, हमेशा ये महाविद्यालय उस चीज के लिए याद करेगा। और वो मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ के रूप में हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन दिया है, तो ये भाग्य की बात है। तो अवश्य कांजीलाल जैसे होम्योपैथों का नाम भी मैंने सबके ही मुंह से सुना था। तो कांजीलाल सर की एक खासियत थी, उन्होंने MBBS MD, ये कलकत्ता के बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर थे। 1943 में एक बार केस आया इनके पास में, और निमोनिया का था। उस समय पर पेनिसिलिन दी जाती थी पेशेंट को, और वो तत्काल डेथ कर गया। डॉक्टर कांजीलाल ने सोचा कि आज के बाद मैं अंग्रेजी दवाई नहीं दूंगा, और उसके बाद डॉक्टर कांजीलाल ने दवाई नहीं दिया, और कांजीलाल होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, और बंगाल के इतने मशहूर होम्योपैथ बने, इतनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस बनी, जिस तरीके से कहते हैं उन्हें भारतीय होम्योपैथी का दूसरा हैनीमैन कहा जाता है। ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन इन इंडिया। बांग्लादेश को मेरे गुरु डॉक्टर कासिम टिमठानावाला सर कहते थे कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी लाइन में बैठा देते थे कांजीलाल सर। उनकी फीस 1970 में हुआ करती थी 500 रुपीज डॉक्टर कांजीलाल सर की। तो ऐसे भी पढ़े। उनकी टोटालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि देखेंगे आप, जनरल सिम्टम्स में कॉमन, अनकॉमन और पर्टिकुलर में अनकॉमन और कॉमन होता है। ग्रेडिंग का सबसे बड़ा ध्यान दिया। ग्रेडिंग के यदि आप अहमियत को भूल गए, आप सोचेंगे कि हमेशा अनकॉमन की ही हम फर्स्ट ग्रेडिंग लेंगे, मिस कर जाएंगे। कॉमन की फर्स्ट ग्रेडिंग आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल की छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो यूटीआई से सफर करेंगे, पर हर व्यक्ति नहीं बोलेगा डॉक्टर साहब सीवियर जलन हो रही है, यूरिन के टाइम, यूरिन के बाद, यूरिन के पहले भी, और इतनी जलन है कि मैं बर्दाश्त के बाहर है। तो यूटीआई का बड़ा कॉमन सिम्टम्स। बट सोचिए आप, इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई, जो कैंथेरिस के सिम्टम्स सबसे ज्यादा मैच कर रही है और आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए मजबूर कर रही है। तो कॉमन की इंटेंसिटी सबसे हाई है, आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो, आपको अवश्य रास्ता देगी। तो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट इन होम्योपैथी। ठीक है, नेक्स्ट। ये वर्जन हमेशा मैं आधा पढ़ता था। आप इसको कभी ओरेली में पढ़ें या डज्जन में पढ़ें, आपको क्लियर होगा। यही पढ़ते थे कि जो अनकॉमन, पिक्यूलियर, करेस्टेटिक सिम्टम्स हैं, इसको हम ले लें और केस को ठीक कर लेते हैं। अनकॉमन, पिक्यूलियर, करेस्टेटिक सिम्टम जो होते हैं, इसके लिए क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट करिए। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग, जिससे टाइफाइड पेशेंट है, किसी को सिम्टम्स दे रहा है टाइफाइड के, बट ट्रायंगुलर रेक्टिफ है तो रेमडी दे रस्टॉक। नेक्स्ट करो। देखिए, ये उसी 153 एडिशन, 153 फोर्जम के का एक पैरा है, जिसमें लिखा गया है कि अधिक सामान्य, मैं उसको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अधिक सामान्य और अपरिभाषित लक्षण,
आप देख लीजिएगा, यही लिखा होगा, जैसे भूख न लगना, सिरदर्द, दुर्बलता, बेचैन नींद, बेचैनी और इसी तरह अस्पष्ट अनिश्चित चित्त होने पर बहुत कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अगर उन्हें अधिक सटीक रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की सामान्य प्रकृति के लक्षण लगभग हर बीमारी और हर दवा से मेल खाते हैं। यदि आप सोचेंगे, जैसे देखिए यही पे हम कंफ्यूज होते हैं कि थ्रस्ट बहुत जरूरी था लेना, हर केस में नहीं मिलती और न आप ले सकते हैं, ना तो हर में आपको भूख मिलेगी। इसकी वैल्यू कहां मिलती है जब आप कभी भी देखना, तो जब आप कभी भी जीनस एपिडेमिकस की टोटलिटी बनाते हैं, फॉर नंबर 101, 99, 100, 101 एंड 102 में आप देखेंगे तो डॉक्टर हेनीमैन कह रहे हैं कि ये जो बार बार मरी जाए उससे हम कुछ न कुछ एक मरीज से कभी जीनस एपिडेमिकस कई मरीजों से निकलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कितने पेशेंट नहीं समय पर भोपाल में चिकनगुनिया से सफर कर रहे हैं और कौन ने इसको ट्राई किया होगा, और इस कॉलेज में कितने पेशेंट रोज आते होंगे चिकनगुनिया के, कौन सा होम्योपैथी डॉक्टर का चिकनगुनिया का काम करता, और किस डॉक्टर के पास शायद एक पेशेंट होम्योपैथी की दवा निकली न्यू अर्थो लेके आता हो, न्यू अर्थो जरूर लेके आता है, पर मेरे अंदाज से आप देखेंगे उसको खाने के बाद मरीज की क्या स्थिति हो रही है। यानी हमारी पद्धति पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि इसमें मिला क्या है। कोई बोलता है सूजन आती, हम ऑनेस्टली पेशेंट को शुरुआती समय में ज्वाइंट पेन बोलता था, दवाई देते थे, कभी रस्टाक्स दे, कभी ब्राउनिया दे, कभी जलसीमियम दे, पर मेरा मन नहीं मानता था। फिर 7वें दिन बोल डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं है। लास्टली मैं उसको डेप्थ में जाने का प्रयास किया और पेशेंट एक ही बात बोला, जब हम इतने पेशेंटों को ऑब्जर्व किया, डॉक्टर साहब कहीं दर्द नहीं है, बस इतना ये और एंकल के नीचे दर्द है। तो आप देखेंगे रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेन with sometime history of eruption of disease fever, namely the urticarians, and second important acute articular rheumatism, Kalmia latifolia, and third remedy the Actia spicata for the small joint painful। तो मैं पेशेंट को सबसे ज्यादा किसी दवाई से हमको आराम मिला, पेशेंट को हमने कालमिया लैटिफोलिया से दिया। कालमिया लैटिफोलिया हमारी पोटेंशियल भी आएगी, जो केस अलग अलग है, मैं कभी 6 में, कभी 3C में, कभी 12C में, कभी हाई में, कभी 15 में, कभी मदर टेंचर में, जितना मुझे पोटेंसी का वेरिएशन बनता है मेरे दिमाग से उसको मैं कर, वो भी आएगा डोज का क्या मतलब होता है, इसको मैं करता था। इसीलिए डॉक्टर हेनीमैन ने जब अपना काम शुरू किया तो डॉक्टर बोनी घसन और डॉक्टर झा दो लोगों की बहुत अहमियत रखी। इन लोगों के जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे इनको आगे बढ़ाया। ये आप जब इनके करेक्टरिस्टिक की कीमत करेंगे तो हमेशा किसी भी चीज में बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर आपको केस मिलेगा। नेक्स्ट एक पेशेंट आपको बताऊं, मैं इस पेशेंट की फोटो दिखाता हूं, हमने RSN लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं कि उसमें मैं इतना लिख सकूं उस केस में। तो उस पेशेंट को मैंने दवाई दी और हमारे डॉक्टर जायसवाल सर बैठे हैं, उनको पता है केस, उनको पता था, उन्होंने लैब में जांच कराया, बोला कि सर इसकी प्लेटलेट तो 17 था, वो WBC 17,000 क्रॉस कर रही है। हम बोले कोई बात नहीं। हमने मरीज को पहले दिन दवाई दिया, हमारे कोई जूनियर होंगे वो भी जान रहे होंगे कि सर जो केस दिखा रहे हैं सही है क्या है। हमने पेशेंट को क्या दे दिया, बोला बहुत तेज कान में दर्द है और मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसे कर दिया इस वजह से हो रहा है, डॉक्टर साहब एकदम तड़प रहा है, मैं क्या बताऊं, दिक्कत हो रही है। हमने बोला ठीक है आप ले लीजिए। मैंने उसको बेलाडोना दिया और बेलाडोना देने के बाद मैंने बोला कि उनका फोन है, मुझे कोई आराम नहीं रहा था, पूरी मेरी आंखें जो तो सूज गई। आप देखिए उसकी नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दिखाइए, ये देखिए ये कंडीशन जब आपको मिलती है पेशेंट की तब आप क्या करोगे। और इस केस को जब ये स्थिति हुई तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं गलती कहीं कर रहा हूं इस केस को, या तो आप भेज दो या आप रोक लो, पर रोका हुआ केस आप तभी रोक पाओगे जब आपको पता होगा कि हमको अगला स्टेप लेना क्या है। और मुझे जितना कॉम्प्लिकेटेड केस मिलते हैं मैं अवश्य उसमें हाथ डालने का प्रयास करता हूं और कई बार उसके लिए हमारी ईश्वर मदद करता है और मैं उस रास्ते को पार कर लेता हूं। मैंने सोचा कि कहीं की मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, मैं देखता हूँ। मैंने पूछा क्या कुछ हुआ था, कोई चीज काटा था, कहीं कुछ टच में, बोले डॉक्टर साहब कुछ नहीं, पहले मुझे जलन हुई, जलन अभी भी हो रही, चुभन हो रही है और ठंड हल्की। अच्छा क्लिनिक पे एक दिन मेरे पहले आया था, वो बोला डॉक्टर साहब पानी थोड़ा पिलवा दीजिए। मैं बोला ठीक है, तो पानी पी लीजिए, प्यास भी। अच्छा इतनी मैंने मार्क नहीं किया, मैंने बेलाडोना दे दिया, मुझे लगा तो पल्सेटिंग पे इतना होगा। पेशेंट की इस स्थिति में एक कंडीशन थी, मैंने शायद यहाँ गलती ये किया था, पेशेंट का सही डायग्नोसिस नहीं कर पाए थे क्यूट केस में। इस पेशेंट को था सेलुलाइटिस, कार्बंकल और किसी चीज की बाइटिंग के बाद, जानवर काटने के बाद ही आया उसने बोला। एंड मैं तत्काल उस पेशेंट को ऐसी कंडीशन में
हमको ये नहीं पता, ये था कि 17,000 WBC है। वो जेके भी गए थे, जेके में जांच कराए थे, जेके की रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला इसको एडमिट कर दो, पर मैंने पेशेंट को बोला नहीं, इसको आप देखिए, मैं बताता हूं क्या देना। मैंने उसको जो दवाई दिया, 2 दिया, इचनीसिया एंड एपिस मेलिफिका, लिस्ट करो, एपिस 30C एंड इचनीसिया क्यू, एपिस दिया और इचनीसिया। और पेशेंट को जो पहले जाएंगे आप, जो पहले इसकी प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे कि ये देखें, बहुत आसानी से हमने दोनों से कवर कर लिया। यहां पर आपको बोरिक बहुत हेल्प करते हैं, आपको सेलुलाइटिस, कार्बंकल और ये उसके सिम्टम्स मिल रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं लगा कि यहाँ पर केस गड़बड़ होगा, और वो ठीक हो गया जो है। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे जनरली, तो आप बड़े आराम से आपको रास्ता मिलता है और आप केस को निकाल लेते हैं। ये केस जब ठीक होता है आपसे, जो केस आपका ठीक हो गया या एक बार आया दोबारा नहीं आया तो आपको पता नहीं चलता आपको ठीक हुआ या नहीं हुआ, पर जो केस आपका ठीक होता है, जिस केस में आपकी कमी छूटती है, आपको केस बहुत कुछ देता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात होती है कि दूसरी बात आती है कि जब कभी आप प्रिस्क्रिप्शन करें तो एंटी मियाजमेटिक ड्रग, जब क्रोनिक केस आते हैं, यहां पर एंटी मियाजमेटिक ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन करने का जरूर रास्ता ढूंढें। ये ऐसा रास्ता है कि इसके बिना आप सोचेंगे हम केस को निकाल लें, केस को सॉल्व कर लें, एक्यूट छोड़ दीजिए। हैनीमैन का जो क्रोनिक मियाजम है, जो क्रोनिक मियाजम पे उन्होंने बात किया है, ये बहुत ही डेप्थ की बात है। हैनीमैन को लंबा समय लगा था। डॉक्टर हैनीमैन 2 चीजों के लिए बड़े मशहूर थे। पहला नंबर, उन्होंने कोई चीज लंबा समय लेते थे, जैसे हिप्पोक्रेट्स ने लिया, गैलन ने लिया, पैरासेल्सस ने लिया। 1790 से लेकर के 1796 लग गया उनको लायाप्सिमिलिया को दुनिया को देने में, यानी 6 वर्ष लिए। कहीं मैं जल्दी से इस बात को बोल न दूं कि लायाप्सिमिलिया यानी होम्योपैथी सिद्धांत कुछ है। उन्होंने 6 वर्षों तक में पूरा एनालाइज किया, दुनिया के लोगों को ऑब्जर्वेशन में लाया, मेडिसिनों को देखा, फिर ला करके उन्होंने लायाप्सिमिलिया को जो है तो रखा। तो लायाप्सिमिलिया एक बड़ा सिद्धांत था। और एंटी मियाजमेटिक ड्रग होती है, एंटी मियाजमेटिक ड्रग का मतलब यह है कि हमेशा डीप एक्टिंग दवाइयां। ये काम इसलिए किया था क्योंकि उस समय हैनीमैन में भी लेप्जिग में थे 1810 के बाद, आर्गन आने के बाद। तो 1810 के बाद आप देखेंगे तो उन्होंने एक इस मटेरिया मेडिका प्यूरा में एक उनका नोट्स डाला हुआ है, स्पिरिट ऑफ होम्योपैथी, है ना, वो व्हाइट हेलोबरस ब्रेक्टम एल्बम पर उनका एक व्याख्यान था। उस पर लोग कहते हैं कि जब हैनीमैन ने 1813 में वो व्याख्यान दिया था लेप्जिग यूनिवर्सिटी में, उसमें दुनिया के जितने महान से महान फिजिशियन रहे होंगे उनके सभी के ऑब्जर्वेशन को ये तरीके से धराशायी कर दिया था कि सिमिलिया इज द बेस्ट रूल। इसके बाद वो काम किए। 1816 तक हैनीमैन काम करते रहे। बट सोचो कि उस समय तक हैनीमैन की प्रसिद्धि तो दुनिया में हो चुकी थी, होम्योपैथी इंडिया में भी आ चुकी थी 1812 के आसपास, क्योंकि कुछ कहते हैं कि लोग आने लगे थे कालरा की दवाइयां लेकर के उस समय पे। बाद में डॉक्टर जॉन मार्टिन वगैरह आए 1839 में, फिर होम्योपैथी दिया महाराजा रणजीत सिंह के माध्यम से। पर इस बीच में आप देखेंगे प्रसिद्धि होम्योपैथी की दुनिया ले चुकी थी। होम्योपैथी में हैनीमैन 1816 में 1817 में सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये बहुत जरूरी है इस टाइम के प्रिस्क्रिप्शन आपको करने के लिए। और हैनीमैन लगभग 12 वर्षों तक एक तप और साधना में चले गए, किसी को बताया भी नहीं। वो चीज को आगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट करना।